हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 48। प्रश्नोत्तर संख्या अच्छा क्वेश्चन नहीं हो पाया है। प्रश्नोत्तर संख्या 48 अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, जो 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। किस सन में? 1928 ईस्वी में इसे लिखा था, 1928 ईस्वी में, अर्थात 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो जिसमें मिलन, पथिक, स्वप्न तीनों खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी के हैं। मिलन जो है खंड काव्य इन्होंने 1917 ईस्वी में लिखा था। पथिक स्वप्न खंड काव्य इन्होंने लिखा था 1920 ईस्वी में, और पथिक स्वप्न खंड काव्य 1929 ईस्वी में लिखा था, 1929 ईस्वी में। नहुस खंड काव्य यह मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो यह प्रदीप सौरभ का उपन्यास है, प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। अर्थात 50 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 51 पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो यह चंद किरण सोन रेखा की आत्मकथा है। अर्थात 51 का ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 देखिए, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अर्थात 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 53 आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किस साहित्यकार की यह पंक्ति है? तो यह टी.एस. इलियट का है। किसका है? टी.एस. इलियट का। अर्थात 53 का बी ऑप्शन। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 54। प्रश्नोत्तर संख्या 54 देखिए, सप्तोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंदा वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद स्वाद सरोवरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कश्चित त्वात्भ्रमी स्वाकराज भिन्न स्पर्श स्वादते रसः। किसका है? यह आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 55। हम देखेंगे जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का अनुक्रम है। अब हम देखेंगे सिरधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु 1908 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में जन्म और 1964 में मृत्यु। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1908 में जन्म और 1974 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1987 में मृत्यु। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 56। 56 में हम देखेंगे देखिए, निम्नलिखित रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से सरोज स्मृत 1935, हाँ सरोज स्मृत 1935 ईस्वी लिखा गया था, जो निराला की रचना है। असाध्य बीड़ा 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी किसकी है? अज्ञे की है। अंधेरे में 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी की रचना है। यह किसकी है? मुक्तिबोध की। पटकथा 1972 ईस्वी में लिखी गई थी। यह किसकी है? धूमिल की। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 56 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोज स्मृत 1935, असाध्य बीड़ा 61, अंधेरे में 1964, पटकथा धूमिल। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 57। सरपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य में कितने कवि थे? 84। नाथ साहित्य में कितने थे? 9। नाजा सभी को जलम।
यह सभी आपको शॉर्ट वीडियो में बताया गया है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। शॉर्ट वीडियो में भी ये बताया गया है और पिछले जो है भाग 1 जो है, जो आपको सॉल्व कराया गया क्वेश्चन, उसमें भी बताया गया है अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं और उनके कौन कौन से कार्य थे। वह कृष्ण गिबिदो कुसूप कृष्ण गोछीज नंद, कुसूप कृष्ण गोछीचनंद। अब ये जो है 4 वल्लभाचार्य के हैं, तो कि इसमें कुंभन दास दिया है, अष्टछाप का कब नहीं है। कुसूप कृष्ण गोछीचनंद ये अष्टछाप के कवि हैं। और तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सुंदरदास निर्गुण संप्रदाय के कवि थे और निर्गुण संप्रदाय में मात्र एक यही ऐसे कवि थे जो पढ़े लिखे थे। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 59। बिहारी किस धारा के थे, तो बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा के थे और इनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे, तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 60 का सी 61 देखिए, अमृतलाल नागर जी की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसका चित्रण है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसका चित्रण है, तो इसमें सूरदास का चित्रण है और यह 1981 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। किस सन में, 1981 में। उसके बाद मानस का हंस आता है जिसमें तुलसीदास का चित्रण है और यह 1972 ईस्वी में लिखे थे। कब, 1972। इसमें तुलसी का चित्रण है, इसमें तुलसी का चित्रण है और उसमें सूरदास का है जो 1981 ईस्वी में लिखा गया। अब हम देखेंगे अर्थात 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर है, तो यह किस पर है, छायावादी काव्य धारा पर है। अर्थात 62 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही किए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से है, तो यह एक सरोज स्मृति कविता से है जो 1935 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने लिखा था अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद। और इसे प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम शोक गीत, इसे प्रथम शोक गीत कहा जाता है और यह एक लंबी कविता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 64। रस आखेटक के रचनाकार है, तो रस आखेटक 1970 की रचना है। कब है, 1970 ईस्वी की रचना है और यह कुबेरनाथ राय की रचना है। किसकी है, कुबेरनाथ राय की रचना है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 65। तो संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की व्यंग रचना है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की व्यंग रचना है जो 1971 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था, यही सही हो जाएगा। 66 का देखिए, एक बुद्ध सहसा उछली किस विधा की रचना है, यह 1960 की है और यात्रा वृत्तांत है। इसको जो है 1960 ईस्वी एक बुद्ध सहसा उछली अज्ञे की यात्रा वृत्तांत है जो इसको उन्होंने 1960 में लिखा था। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है, यह नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। किसके, नामवर सिंह का। और इसको जो है 2005 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। कब, 2005 ईस्वी में। अर्थात 67 का सी ऑप्शन। 68 देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 68। समय देवता किस कवि की कविता है, तो समय देवता नरेश मेहता की काव्य रचना है। किसकी है, नरेश मेहता। और साहित्य देवता किसकी थी, माखनलाल चतुर्वेदी की। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। समय देवता नरेश मेहता की काव्य रचना है और साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की है। अब देखिए
69 आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक जाक देरिडा थे, अर्थात 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। एक ऐसे आलोचक हैं काव्यवादी आलोचक है, अर्थात 70 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 71। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? यह विद्यानिवास मिश्र का जो है निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, जिसको उन्होंने 1974 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1974 ईस्वी में। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनाकृत विजय देवनारायण शाही की है? तो जायसी आलोचनात्मक कृत विजय देवनारायण शाही ने इसे 1983 ईस्वी में लिखा था, और यही जो है इनकी यही आलोचनात्मक कृत इनकी है, अर्थात 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 में देखिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम? अब हम देखेंगे सर्वप्रथम जन्म किसका हुआ था? केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में केशवदास का। उसके बाद चिंतामण का हुआ था 1643 ईस्वी, 1643 ईस्वी। बिहारी का 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी में हुआ था। और पद्माकर का 1971 में हुआ था, मतलब इसके बाद है, याद नहीं आ रहा है। अर्थात 73 का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। केशवदास 1555, केशवदास 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था, और चिंतामणि 1643 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी में। यही ऑप्शन 73 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 74। देखिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, अर्थात 74 का ए ऑप्शन सही है। 75 आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा जो है ब्रज बोली का क्षेत्र है। 76 परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र हैं। कौन है? योगेंद्र। गोरख बानी के संपादक 77, गोरख बानी के संपादक हैं, तो गोरख बानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, अर्थात 77 का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 78। किस रचना का दूसरा नाम आलखंड है? किस रचना का दूसरा नाम क्या है? आलखंड है। तो परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आलखंड है। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आलखंड है। इसमें महोबा के 2 राजपूत सेनानियों की युद्ध की प्रशंसा की गई है, जिसमें प्रथम राजपूत का नाम आल्हा और दूसरे का नाम क्या था? उदल। 69 देखिए, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। अब 80 देखिए, 80 देखिए, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के अभी इसमें भी बताया गया है, और भाग 1 में भी बताया गया अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं और उनके जो है कौन कौन से कार्य थे। तो अष्टछाप के कवि जो है कौन से हो जाएंगे? कुंभन दास हो जाएंगे। 81 हेरी मातो दरद दिवाड़ी मारा दरद नजाड़ा को, कौन हो जाएगा? मीराबाई हो जाएगा। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। 82 में देखिए, 82 देखिए आप, मांगे कि खैबो मसीदे के सोएबो, मांगे कि खैबो मसीदे के सोएबो, अलैबो के एक न दैबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो यह कवितावली रचना से है। 82 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पिछले भाग में ये भी बताया गया था आप सभी को जो है कि
तुलसीदास की कितनी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और कितनी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, और ये शॉर्ट वीडियो में भी बताया गया है। तुलसीदास की 6 रचनाएं ब्रज भाषा में है, वहाँ पे बताया गया है। 83 देखिए, मुल्ला वजही किसकी रचना है? तो यह कुतुब मुस्तरी की रचना है। किसकी है? कुतुब मुस्तरी, अर्थात 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 देखिए, प्रताप साय की रचना नहीं है। प्रताप साय की रचना नहीं है, तो नौ रस तरंग क्या है? यह प्रताप साय की रचना नहीं है। नौ रस तरंग प्रताप साय की रचना नहीं है, और जितनी रचनाएं शेष सभी जो है प्रताप साय की रचनाएं हैं। 85 देखिए, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? लाल कवि हैं। कौन है? लाल कवि। लाल कवि, लाल कवि हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? तो गिरधर दास जो है नीतिकार कवि नहीं है। कौन है? गिरधर दास नहीं, और सभी हैं, अर्थात 86 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार हो गया? निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज था, अर्थात 87 का डी ऑप्शन सही हो। अब देखिए 88, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, अर्थात 88 का ये ऑप्शन सही। 89 अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? या किस सन में निकला था? 89, प्रश्नोत्तर संख्या 89 जो है, तो यह 1836 ईस्वी में निकला था। किस सन में? 1836 ईस्वी में। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 90। प्रश्नोत्तर संख्या 90 हम देखेंगे। लोगन कवित की बेखोल कर जानी हो, किसकी पंक्ति है? या ठाकुर की पंक्ति है। और ठाकुर किस काव्यधारा के कवि थे? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि थे। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, जिजदेव, ये सब क्या थे? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि थे। ठाकुर शतक और ठाकुर दशक इनकी रचनाएं थीं। ठाकुर शतक और ठाकुर दशक, ठाकुर शतक और ठाकुर दशक, ठाकुर शतक और ठाकुर दशक, यही इनकी रचनाएं थीं। अब देखिए 91, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यही देखिए गलती हम लोग करते हैं एग्जाम के समय, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और जब हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर स्वाभाविक गलत हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, जबकि लिखा क्या है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं, सर्वप्रथम हमारा काम होता है अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें और क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ें सावधानीपूर्वक। उसके बाद प्रश्न का जवाब दें। तो कौन सा हो जाएगा? कृष्ण गीतावली किस भाषा में है? या भी ब्रज भाषा में है। 92 देखिए, यह काव्यांक हिंदू मग पर पावन राख्यो, काजो बहुत हिंदू भाख्यो, नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की, अर्थात 92 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 93, कबीर कानी राख नहीं वर्णा संप्रथम खट दर्शनी, किसकी पंक्ति है? या नाभादास की पंक्ति है। 93 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 94 देखिए, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? किसका समय सबसे पहले है? अब हम देखेंगे कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी, और मृत्यु 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था। रैदास का जन्म 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी। धर्मदास का 1400 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1400 ईस्वी में जन्म हुआ था। दादू दयाल का 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में। तो सबसे पहले के कौन हुए? रैदास। रैदास का जन्म 1299 ईस्वी में रैदास का जन्म हुआ था, और 1398 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात 94 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 देखिए,
इनमें से किसका समय सबसे बाद का है? इसमें पूछा किसका समय सबसे पहले है, इसमें पूछ रहा है किसका समय सबसे बाद का है। अब देखिए केशव दास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी, ठीक। रहीम दास का जन्म हुआ था 1553 ईस्वी, 1553 ईस्वी। घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी और पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी, 1753 ईस्वी। तो सबसे बाद में किसका जन्म हुआ? पद्माकर का, 1753 ईस्वी, अर्थात यही सही हो जाएगा। 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 96। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? 96 का देखेंगे तो भारत सौभाग्य नाटक जो 1888 ईस्वी में लिखा गया था, 1888 ईस्वी में भारत सौभाग्य नाटक, यही सही हो जाएगा। यह क्योंकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है। 97 देखिए इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका या कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका थी। नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्नोत्तर संख्या 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु। रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है जो 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 99। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 99। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी 2011 ईस्वी है? प्रश्नोत्तर संख्या 99। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, अर्थात सी ऑप्शन। नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, इन सभी का जो है जन्म शताब्दी वर्ष 2011 है। बट पीपल के लेखक कौन है? बट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, अर्थात 100 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 101। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 101। समानांतर कहानी किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी में। समानांतर कहानी किस सन प्रकाशित हुई थी? 1900। देखिए समानांतर कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी समानांतर कहानी। और इसके जो है कौन थे संपादक? कमलेश्वर। पुरस्कार, इसके पुरस्कर्ता कौन थे? कमलेश्वर। नई कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में। समानांतर कहानी 1972 में। नई कहानी कब प्रकाशित हुई थी? नई कहानी यह 1956 में हुई थी, 1956 में। और इसके जो है प्रवर्तक कौन थे? कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। नई कहानी के। आ कहानी के कौन थे? गंगा प्रसाद बिमल। आ कहानी के पुरस्कर्ता, आ कहानी के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल जी थे। गंगा प्रसाद, और यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी आ कहानी। उसके बाद सचेतन कहानी महीप सिंह की थी जो 1964 में प्रकाशित हुई थी। समानांतर कहानी, अब देखिए समानांतर कहानी जो है सारिका पत्रिका में कमलेश्वर ने, समानांतर कहानी सारिका पत्रिका में कमलेश्वर ने प्रकाशित किया था। किसने? कमलेश्वर ने। किस पत्रिका में? सारिका पत्रिका में। सारिका पत्रिका में 1972 ईस्वी में प्रकाशित किया था कमलेश्वर ने, अर्थात 101 का बी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 102। शेष यात्रा के लेखक कौन है? शेष यात्रा के लेखक उषा प्रेमवदा है, अर्थात 102 का ए ऑप्शन सही है।
अब देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 103। प्रश्नोत्तर संख्या 103 हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 103। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसादा तासी ने हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था। अब हम देखेंगे 104। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 102। शेष यात्रा की लेखक कौन है? तो शेष यात्रा उपन्यास की लेखक कौन है? उषा प्रियमवदा। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 102 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 103। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसादा तासी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा था। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 103 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 104। प्रश्नोत्तर संख्या 104। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी जो है यह उपन्यास नहीं है, बल्कि यह डायरी विधा की रचना है और मुक्तबोध की है। किस विधा की है? डायरी विधा की। यह डायरी विधा की रचना है। यह डायरी विधा की रचना है और मुक्तबोध की रचना है। डायरी विधा की रचना। अर्थात 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 105। 105 में इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं और यह 8वीं शताब्दी के थे। किस शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के कवि थे। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 106। कवि नहीं थे, जो है आचार्य थे। प्रश्नोत्तर संख्या 106। जगनिक की रचना कही जाती है। परमाल रासो जगनिक की रचना कही जाती है। इसे आलखंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलखंड। इसे आलखंड भी कहा जाता है। क्या हो गया है? आलखंड भी कहा जाता है। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 राजपूतों का वर्णन है। जगनिक की रचना कौन सा हो जाएगा? आलखंड। जगनिक की रचना कही जाती है। जगनिक की रचना। अच्छा, जगनिक की रचना का नाम देखिए बेटा, जगनिक की रचना का नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है, और इसमें ये पूछ रहा है कही जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रचना का नाम तो परमाल रासो है, लेकिन कहा जाता है उसे क्या? आलखंड। तो कौन सा सही हो जाएगा? 106 का डी ऑप्शन। 107 देखिए, जोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? यह माता प्रसाद की रचना है। किसकी है? माता प्रसाद की रचना है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 108। 108 देखिए, राम की शक्ति पूजा की यौगिक क्रिया का स्रोत क्या है? नववेदांत। अब प्रश्नोत्तर संख्या 109। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? अगर प्रभागी ने ऑप्शन आप लोगों को क्या बताए थे? अगर प्रभागी ने, ये तार सप्तक की रचना है और किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माछवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद जैन। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी, भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 109। 109 हो गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 110 हम देखेंगे। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? 110 का यह किसकी पंक्ति है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है। और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे। कैसे कवि थे? प्रगतिवादी कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे।
हो गया बेटा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे, केदारनाथ अग्रवाल। अर्थात 110 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 देखिए, अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो के लेखक कौन हैं? इसके लेखक जो है कुर्तुल एन हैदर जी हैं, कुर्तुल एन हैदर जी। अर्थात 111 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 112। 112, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश यह किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्नोत्तर संख्या 113, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अर्थात 113 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 114, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह जी हैं। कौन है? रमेश चंद्र शाह जी। 115, फादर कामिल बुल्की को हिंदी साहित्य में महत्व देने का कारण क्या है? फादर कामिल बुल्की को हिंदी साहित्य में महत्व देने का कारण, देखिए, फादर कामिल बुल्की को हिंदी साहित्य में महत्व देने का कारण क्या है? तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में। किसके कारण? तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य में सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 115 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 116, आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन हैं? तो आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 117। प्रश्नोत्तर संख्या 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर मिठाई खाई। ये देखिए, राम ने पेट भर के, वो कोई थैला तो है नहीं, भरेंगे जो है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम ने भर पेट मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से सभी शुद्ध है, ये गलत हो जाएगा। सही कौन है? राम ने पेट भर मिठाई खाई। कितना खाई? जितना बड़ा उसका पेट था उतना वो मिठाई खाया था। राम ने पेट भर मिठाई खाई। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 117 का ए ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे भर पेट में समास है। भर पेट में समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 119। प्रश्नोत्तर संख्या 119, वामा कुलस्य धामा में वामा शब्द, वामा कुलस्य धामा में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामा कुलस्य धामा, वामा का अर्थ होता है विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। वामा का अर्थ क्या होता है? विपरीत का आचरण करने वाली स्त्री। अर्थात वामा कुलस्य धामा का अर्थ हो जाएगा में वामा शब्द का अर्थ विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। अर्थात 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 देखिए, बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? बृहधन प्रत, क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का जो है सा हो जाता है, बृहधन पति, बृहधन पति हो जाएगा। 120 का सी ऑप्शन। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वाला अलम वखट में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जो व्याकरण पोर्शन का जब हम आप लोगों को जो है सॉल्व कराएंगे उसमें इसको अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 122। प्रश्नोत्तर संख्या 122 देखिए,
सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द में कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द में कौन सा है? अब देखिए सम उपसर्ग कौन हो? संस्कार, समधनकार। संस्कार में क्या हो जाएगा? यह क्या होगा? समधनकार हो जाएगा। समधनकार हो जाएगा। समधनकार, समधनकार नहीं चल रहा, समधनकार हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 देखिए, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। 123 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 124, प्रश्नोत्तर संख्या 124। प्रश्नोत्तर संख्या 124 है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध नहीं है? निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? किससे नहीं है? काशी से नहीं है। अब देखिए 124 में, झीनी झीनी बीनी चदुरिया। झीनी झीनी बीनी से काशी का 80, ये भी काशी समझ गली आगे मूर्ति काशीनाथ सिंह के हैं। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह के भी हैं। झीनी बीनी चदरिया, यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है और इसका संबंध काशी से नहीं है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 125, रेलगाड़ी शब्द में है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर शब्द है। कैसे? रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी। ठीक, गाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह देशज है। क्या है? देशज भाषा का शब्द है। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 125 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा संकर पे। 125 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा संकर, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो भाषाओं के शब्दों से। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी संकर भाषा का शब्द है। इसी प्रकार का अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब करिए जो है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।